हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब आपको कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर क्या करेंगे पढ़ाएंगे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पहले रेजिस्टेंस वाले के बारे में हम क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर पढ़ा था। रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर समझ में आया। तो इसका देखिए, इसका ड्रॉबैक क्या था। इसका ड्रॉबैक ये था कि परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन नहीं हो रहा था। परफेक्टली आरएमएफ ऑब्टेन नहीं होता है। समझ में आया। एक पॉइंट इसमें ये लिख लीजिएगा। और उसके बाद जो है क्या बचा है, एक पॉइंट आपका ये हो गया। ड्रॉबैक में केवल यही इतना लिखिएगा। उसके बाद क्या है, अगर इसमें गति की दिशा को चेंज करना है, गति की दिशा को कैसे चेंज करेंगे। गति की दिशा चेंज, गति की दिशा अगर चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर रनिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करके, समझ में आया। स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल की पोलरिटी चेंज करके गति की दिशा चेंज किया जाता है। गति की दिशा को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, ठीक है। दोनों साथ में नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं दोनों साथ में नहीं। दोनों साथ का मतलब रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के टर्मिनल को नहीं चेंज करना है एक समय, केवल एक ही मतलब या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करिए या तो रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करिए। तो मोटर के घूमने की जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि करंट की दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो करंट की दिशा चेंज हो जाएगी तो घूमने की दिशा भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब गुण, ये एक प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी समझ में आया। ये कितने हार्स पावर तक डिजाइन होता है रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो अगर देखा जाए तो 1/20 HP टू आपका 1/2 HP तक, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है, स्टार्टिंग टार्क जो है 0.8 गुना किसका होता है, रनिंग टार्क का। समझ में आया। ये चीज़ याद रखना है, रनिंग टार्क का स्टार्टिंग टार्क कितना गुना होता है। स्टार्टिंग टार्क रनिंग टार्क का 0.8 गुना होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसका स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक शंट जनरेटर का, शंट मोटर की तरह होता है। स्पीड कंट्रोल किससे, स्पीड कंट्रोल मेथड किससे, ओनली वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ओनली वोल्टेज कंट्रोल मेथड
केवल वोल्टेज कंट्रोल मेथड हम क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं, केवल वोल्टेज कंट्रोल मेथड। आपको पता है कि छोटे इंडक्शन मोटर में जो स्पीड कंट्रोल किया जाता है वो केवल वोल्टेज कंट्रोल मेथड उसमें यूज किया जाता है। इसे यहाँ पे लिख लें, ओनली वोल्टेज कंट्रोल मेथड यूज्ड स्पीड कंट्रोल के लिए। समझ में आया, ये चीज़ है। इसको मिटा दें, ये सब उसकी प्रॉपर्टी थी जिसे आपको जानना ज़रूरी था। कैसे आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं ये भी आप समझ ही गए होंगे। देखिए स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक। स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक, अगर स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो ये तो केवल एक बाइंडिंग मेन बाइंडिंग के लिए था। आपको पता होगा किसके लिए था, ये केवल मेन बाइंडिंग के लिए था, ऐसे था। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर का जो है कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, देखिए शुरू में क्या था, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक था भाई। शुरू में स्टार्टिंग टार्क 0 था जब एक बाइंडिंग थी, एक बाइंडिंग थी मतलब केवल एक बाइंडिंग थी। ठीक है, दो बाइंडिंग नहीं थी, स्टार्टिंग नहीं थी। तो उस कंडीशन में हमें ये वाला कैरेक्टरिस्टिक मिला है। ये वाला आपको पहले से पता है। अगर पीछे की तरफ और खींचेंगे तो एक नीचे की तरफ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक गया होगा कुछ इस तरीके का। इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक सभी लोग जानते होंगे, ऐसे एक यहाँ से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक गया होगा। फिर उसके बाद जो है एक यहाँ से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक गया होगा। फिर यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक ऐसे आया होगा, ऐसे। समझ में आया? तो देखिए यही वाला कैरेक्टरिस्टिक है, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है, जब एक बाइंडिंग था तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक रिजल्टेंट टार्क हमको मिल रहा था।
मिल रहा था कि नहीं। यहाँ पे आपका टार्क रहेगा और ये हमारा आपका रहेगा स्पीड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग टार्क हमारा क्या है, 0 है। जब एक बाइंडिंग रहेगा तो स्टार्टिंग टार्क 0, फिर घुमा देंगे तो टार्क हमको कुछ मिलेगा। लेकिन अब जब स्टार्टिंग बाइंडिंग आ गई तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, उस कंडीशन में हमें टार्क जो है कितना मिलेगा। देखिए हमें स्टार्टिंग टार्क, स्टार्टिंग बाइंडिंग के आने से हमें स्टार्टिंग टार्क कितना मिल रहा है, इतना TS मिल रहा है, समझ में आया। उसके बाद जैसे ही स्पीड कितना पहुंची, जैसे ही स्पीड 70% टू 80% पहुंची स्पीड, समझ में आया। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो गया, ऑफ हो गया। जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो है स्टार्टिंग बाइंडिंग का कनेक्शन कट जाएगा। स्टार्टिंग बाइंडिंग का कनेक्शन कट जाएगा तो हमारी मोटर मेन बाइंडिंग पे आ जाएगी, तो केवल मेन बाइंडिंग पे वर्क करेगी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक ऊपर से कहाँ पे चला आया, इस वाले पे चला आया। हालांकि अगर स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग दोनों होता तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक हमको मिलता, समझ में आया। लेकिन जैसे ही स्पीड 70 से 80% पर पहुंची तो हमारा उस समय सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है ऑपरेट हुआ, ऑफ हो गया। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग का कनेक्शन क्या हो गया, कट गया। और कटने के बाद ये कैरेक्टरिस्टिक सीधा किस लाइन पे आ गया, इस वाली लाइन पे आ गया। तो यहाँ से जो है अपना पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक धारण कर लिया। तो मतलब क्या है, यहाँ के बाद इस पॉइंट के बाद 70 से 80% स्पीड के बाद जो है मोटर केवल एक बाइंडिंग पे वर्क करेगी, और 70 से 80% की स्पीड के पहले की जो स्पीड होगी उस पर मोटर जो है हमारी दोनों बाइंडिंग पे क्या करेगी, वर्क करेगी, समझ में आया। तो ये जो है अब मोटर हमारा स्टार्ट हो गया है, 70 से 80% स्पीड आ गई तो मतलब मोटर स्टार्ट हो गया। तो इस समय सेंट्रीफ्यूगल स्विच कट हो जाएगा तो हमारी मोटर एक बाइंडिंग पे आ जाएगी। तो उस समय मेन बाइंडिंग हमारा क्या करती रहेगी, रन करती रहेगी, समझ में आया। तो ये चीज़ है। यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं कि 70% टू 80% स्पीड होने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट होता है, ऑपरेट होकर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई से अलग कर देता है, सप्लाई से अलग कर देता है, समझ में आया। सप्लाई से क्या कर देता है, अलग कर देता है। और मोटर केवल मेन वाइंडिंग पर ऑपरेट होती है, मोटर केवल मेन बाइंडिंग पे क्या होती है, ऑपरेट होती है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग कर देगा। आप सोचिए कि अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है हमेशा रहेगी तो क्या होगा। आपको पता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग हमेशा रहेगी तो मोटर जल जाएगी। क्यों जल जाएगी भाई, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो उसमें आई स्क्वायर आर लॉस बहुत ज़्यादा होगा, जो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से मोटर हमारी जल जाएगी, मोटर हमारी क्या हो जाएगी, जल जाएगी, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग वाइंडिंग का कनेक्शन काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो है रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का कैरेक्टरिस्टिक था। इसका स्टार्टिंग टार्क जो है हमने आपको बताया अभी, रनिंग टार्क का 0.8 गुना होता है, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे मोटर जो है अपने एक बाइंडिंग पे वर्क करेगी। अभी यहाँ से यहाँ तक तो दोनों बाइंडिंग है, दोनों बाइंडिंग कनेक्ट है, लेकिन इस पॉइंट पे जो है आपका एक बाइंडिंग क्या है, हमारी कनेक्ट है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए जब स्विच जो है, जब स्विच क्या होता है, ऑफ होता है तो उस समय जर्क डेवलप होता है, स्पार्किंग होती है जब स्विच ऑफ होता है, समझ में आया। तो इस स्पार्किंग को कम करने के लिए हमें, देखिए जितना ज़्यादा टार्क एंगल रहेगा उतना ही ज़्यादा स्पार्किंग होगा। हालांकि वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ है तो उसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस वाला हमारा ख़त्म हो गया एकदम से। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे।
कैपेसिटर स्टार्ट स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट, नाम ही क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट। तो यहाँ पर इसमें पॉइंट लिखेंगे। इस मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में एक कैपेसिटर जुड़ा होता है। तथा इसी वाइंडिंग के सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी जुड़ा होता है। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, यह कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। यह एक शॉर्ट ड्यूटी कैपेसिटर होता है। शॉर्ट ड्यूटी मतलब बहुत थोड़े समय, ये कैपेसिटर जो है बहुत थोड़े समय के लिए यूज होता है। यह बहुत कम समय, शॉर्ट ड्यूटी समय के लिए यूज होता है। SHORT शॉर्ट ड्यूटी कि ये कैपेसिटर क्या होता है, शॉर्ट ड्यूटी के लिए यूज होता है। अगला, यह कैपेसिटर केवल स्टार्टिंग के लिए यूज होता है। स्टार्टिंग के लिए यूज होता है। यह रनिंग के लिए यूज नहीं होता है। रनिंग के लिए नहीं यूज होता है। ठीक है, ये जो है रनिंग के लिए नहीं यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, स्टार्टिंग के लिए। तो मिटा सकते हैं इसको। स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर जुड़ा होने से स्टार्टिंग में टॉर्क एंगल डेल्टा का मान बहुत ज़्यादा होता है, जिससे TS बराबर के IM/IS साइन डेल के अनुसार हाई स्टार्टिंग टार्क मिलता है। मतलब इस मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टार्क होता है। समझ में आया? तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क
कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का होता है। मतलब स्प्लिट फेज में सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क किसका होता है? कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का होता है। समझ में आया? अब डेल का मान कैसे बढ़ जाता है ये चीज़ आगे आपको क्या करेंगे बताएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब कैपेसिटी स्टार्ट मोटर के लिए अगर फिगर इसका बनाना चाहेंगे तो फिगर इस तरीके का बनेगा। ये हमारी क्या हो गई, सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इस फिगर को हम इधर बनाएं। ठीक है, ये हमारा रोटर हो गया। सिंगल फेज एसी, यहाँ से करंट आ ही जाएगी। इसमें कौन सी करंट आएगी, IM। इसमें कौन सी करंट आएगी, IS। समझ में? ये चीज़ है। तो अगर ये स्विच मान लीजिए, अगर आपका ये स्विच हमारा क्लोज रहेगा, CS सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और ये हमारा क्या है, सिंगल केज वाउंड रोटर। ये तो जान ही रहे हैं क्या है, हमारा सिंगल केज वाउंड रोटर है। तो इधर से करंट कौन सी आएगी, IS। इधर से कौन सी आएगी, IM। इधर से कौन सा आएगी, I। समझ में आया? तो अब अगर इसका आप फेजर डायग्राम देखना चाहेंगे तो देखिए, एक हम वोल्टेज का रेफरेंस, ये वाला वोल्टेज V वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं भाई। V वोल्ट की AC सप्लाई है हमारी, ये हमारा V वोल्ट है, ठीक है। IM देखिए, IS करंट जो है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दोनों सीरीज सर्किट है भाई, LC सीरीज सर्किट है। अगर देखा जाए तो एक LC सीरीज सर्किट है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है, एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें क्या होगा, XC होगा। XC बराबर 1/ω/C होगा कि नहीं। और देखिए यहाँ पर इसके लिए X L बराबर ω क्या होता है, L होता है कि नहीं। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है XC का मान ज़्यादा होता है किससे, XL से। समझ में आया? यहाँ पर XC का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, XL से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब XC का मान ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में IS करंट जो है वोल्टेज से लीड करेगी। क्या करेगी, वोल्टेज से लीड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज से क्या करेगी, ये लीड करेगी।
तो उस कंडीशन में ये हमारा वोल्टेज हो गया। देखिए क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस आ गया ना, तो अगर कैपेसिटेंस, अब यहाँ पे क्या है कि अगर इसमें जो रिएक्टेंस डेवलप होगा आपका, एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें जो रिएक्टेंस डेवलप होगा यक्स सी बराबर ओमेगा इंटू 1/ओमेगा/सी होगा कि नहीं, 1/ओमेगा/सी। अब इसमें जो होगा वो आपका एक्सएल बराबर ओमेगा/यल होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए स्टार्टिंग कंडीशन में, वो स्टार्टिंग बाइंडिंग और इसमें, केवल इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक्सी का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। किससे? एक्सल से। एक्सल से एक्सी का मान क्या होता है, ज़्यादा रखा जाता है। ज़्यादा रखा जाएगा तभी तो करंट लीड करेगा, तभी जा कर के एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया? तो अब यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में देखिए एक कैपेसिटर ऐसे जुड़ा है, तो यहाँ पर आपका एक्सएल होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्सी होगा। तो यहाँ पर आपका एक्सी इज ग्रेटर देन क्या होगा, एक्सएल होगा। समझ में आया? एक्सी इज ग्रेटर देन क्या होगा, एक्सएल होगा। तो जब एक्सी का मान ज़्यादा होगा तो करंट हमारी क्या करेगी, लीड करेगी। तो अगर फेजर डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारा वी हो गया, तो वी से हमारा आई एस करंट क्या करेगी, लीड करेगी। हमारी आई एस करंट हो गई। समझ में आया? तो ये हमारा 5s डिग्री क्या करेगी, लीड करेगी। अब ये करंट वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करेगी, लैग करेगी लगभग, क्योंकि हाईली इंडक्टिव है ना। हाईली इंडक्टिव होने की वजह से ये वाली करंट लगभग 90 डिग्री के आसपास क्या करेगी, लैग करेगी पहले की तरह। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये क्या करेगा, लैग करेगा। तो ये हमारा IM करंट हो गया कि नहीं। तो आप सोचिए, ध्यान से सोचिए, ये देखिए हमारी कौन सी करंट है, IM है, ठीक है। तो अब देखिए इनके और इनके बीच का एंगल काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। इनके बीच का एंगल क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। देख रहे हैं कि नहीं। ये हमारा क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा। ये हमारा क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा। तो अगर इनके बीच का एंगल देखा जाए IS और IM, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 5s है, और यहाँ से यहाँ तक देखिए, रिजल्टेंट अभी हम नहीं दिखा रहे हैं, रिजल्टेंट को रहने दीजिए। यहाँ से यहाँ तक अगर एंगल देखा जाए तो कितना है भाई, 5m है। और यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, आपको पता ही होगा, 5m प्लस आपका क्या होगा, 5s हो गया। समझ में आया? अब ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया कि नहीं। तो देखिए अब 5m प्लस 5s हो गया, एंगल बढ़ गया कि नहीं, मतलब क्या है कि डेल का मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर देखेंगे, तो अगर यहाँ पर देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि TS बराबर के IM IS और साइन डेल। चूँकि डेल का मान इसमें क्या है, ज़्यादा है, तो डेल का मान, क्यों यहाँ पे डेल का मान क्या है, ज़्यादा है, तो साइन डेल का मान और ज़्यादा होगा। ऐसे डेल का मान यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, तो साइन डेल का मान और ज़्यादा होगा। तो स्टार्टिंग टार्क जो है हमारा, स्टार्टिंग टार्क हमारा बहुत ज़्यादा होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे। देखिए इतना हो गया ना, ये फेजर डायग्राम हो गया हमारा। और यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ पर डेल बढ़ेगा, साइन डेल का मान बढ़ेगा, तो स्टार्टिंग टार्क हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। हाई स्टार्टिंग टार्क, हाई स्टार्टिंग टार्क पहले ही लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें स्टार्टिंग टार्क मिलता है। तो अब इसे देख लिए होंगे, मिटा सकते हैं इसको। तो इस मोटर में डेल बराबर 5m प्लस 5s लगभग 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है। इसलिए
यह एक हाई स्टार्टिंग टार्क वाली मोटर है। क्या है? यह एक हाई स्टार्टिंग टार्क वाली मोटर है। समझ में आया? अब इसमें भी क्या है, इसमें भी पॉइंट लिखेंगे। स्पीड जैसे ही 70% टू 80% होती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट होकर स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा कैपेसिटर का कनेक्शन कट कर देती है। कैपेसिटर का कनेक्शन क्या कर देती है? कट कर देती है। समझ में आया? स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा कैपेसिटर का कनेक्शन कट कर देती है। अब कंटिन्यूसली नहीं जुड़ा रहता है, कंटिन्यूसली जुड़ा रहेगा तो परमानेंट कैपेसिटर टाइप हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए, इसमें जब करंट जाएगी तो उस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस हाई होता है तो उसकी वजह से पावर लॉस होगा तो ख़राब हो जाएगा। तो अगर परमानेंटली कैपेसिटर लगा करके सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हटाना है तो उस कंडीशन में हमें बाइंडिंग में कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। समझ में आया? तो आगे उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी वही मोटर है, वही रनिंग बाइंडिंग है, वही स्टार्टिंग बाइंडिंग है। यहाँ पर एक अलग से कैपेसिटर क्या हो गया, जुड़ गया। अब इसका एप्लीकेशन चेंज हो गया। ये हाई स्टार्टिंग टार्क वाली मोटर हो गई। इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है? स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है? तो ये हमारा मोटर हो गया। ये स्विच क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यहाँ पर जो है बहुत कम समय के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। देखिए, जब रनिंग बाइंडिंग की बात की जाएगी ना, तो रनिंग मतलब जो रनिंग कैपेसिटर होगा वो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर नहीं होगा, वो पेपर कैपेसिटर होगा या कई टाइप के कैपेसिटर आते हैं, उनका यूज होता है। तो जो यूज होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है? तो अभी स्टार्टिंग की कंडीशन में स्टार्टिंग करने के लिए जो है हमें इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इतना अपने दिमाग में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है? दूसरी बात क्या है, कैपेसिटर ये बहुत कम समय के लिए यूज होता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है? और उसके बाद केवल स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए यूज होता है, ये चीज़ तो आप जान ही रहे हैं। हाँ, यहाँ पर जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग के केस में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एक्सी होगा और यहाँ पर जो हमारा एक्सल होगा, तो यहाँ पर एक्सी इज ग्रेटर देन हमारा क्या होता है, एक्सल होता है। समझ में आया? तो एक्सी का मान काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए डेल का मान तब जा कर के हमें लगभग कितना मिलता है, 90 डिग्री के आसपास मिलता है। तो इतना अपने दिमाग में क्या करना है, रखना है। ठीक है? स्टार्टिंग बाइंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मेन बाइंडिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेन बाइंडिंग के सीरीज़ में कैपेसिटर नहीं लगता है, स्टार्टिंग बाइंडिंग के सीरीज़ में लगता है। ठीक है? और एक चीज़ और, जैसे एंगल का मान जितना ज़्यादा होगा, डेल्टा का मान जितना ज़्यादा होगा, स्विच ऑफ होते वक्त जो है स्पार्किंग उतना ही ज़्यादा होगी, जर्क उतना ही ज़्यादा होता जाता है। समझ में आया? तो जर्क को कम करने के लिए कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जर्क को कम करने के लिए। एक प्रकार से देखा जाए तो स्पार्किंग को कम करने के लिए। ठीक है? स्पार्किंग को कम करने के लिए हम कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एंगल का मान जितना ज़्यादा होगा, स्विच खुलने पर स्पार्किंग हमारी उतनी ही ज़्यादा होती है जब स्विच हमारा क्या होता है, खुलता है। ठीक है? क्यों?
ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी कैपेसिटर में और इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है, तो उसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ रहता है वो खुलते वक्त जो है उसके बीच का जो एयर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो उस समय स्पार्किंग होती है। वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, उसके बारे में उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी देखेंगे, अभिलक्षण 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 देखेंगे तो सबसे पहला क्या है? अभिलक्षण इसका स्पीड, टार्क अभिलक्षण, शंट मोटर की तरह, किसकी तरह? शंट मोटर की तरह। ये जो है 1/8 HP से 1 HP तक कैपेसिटी में डिजाइन होता है, कैपेसिटी में डिजाइन होता है। समझ में आया? इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है बहुत ज़्यादा होता है, 1.5 रनिंग टार्क का। रनिंग टार्क का स्टार्टिंग टार्क जो है 1.5 गुना होता है। स्टार्टिंग टार्क काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पे TS इज ग्रेटर देन T। T क्या है? रनिंग टार्क है, ठीक है। स्टार्टिंग करंट भी इसकी ज़्यादा होती है। स्टार्टिंग करंट बराबर 2 × I, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, एक हिसाब से देखा जाए तो। पावर फैक्टर अगर देखेंगे, पावर फैक्टर अगर PF की बात करें, पावर फैक्टर, तो इसका 0.7 to 0.9 स्टार्टिंग पावर फैक्टर है, स्टार्टिंग कंडीशन में, क्योंकि कैपेसिटर जुड़ा होता है तो पावर फैक्टर हमारा अच्छा होता है, लेकिन जब कैपेसिटर हट जाता है तो पावर फैक्टर कम हो जाता है। समझ में आया? और ये हमेशा क्या होता है? लैगिंग होता है। क्या होता है? लैगिंग। तो ये चीज़ आपको क्या करना है? याद रखना है। देखिए, एक कैरेक्टरिस्टिक आपको और पढ़ना है नोट में। रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क का, ये देखिए, एक का स्टार्टिंग टार्क ढाई गुना होता है, 2.5 गुना होता है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए ये स्टार्टिंग टार्क किसका है? कैपेसिटर का है। स्टार्टिंग टार्क किसका है? कैपेसिटर का है। तो ये जो है 2/2 मतलब 2.5 गुना किसका होता है? स्टार्टिंग टार्क आपका, स्टार्टिंग टार्क आपका रेजिस्टेंस। समझ में आया? रेजिस्टेंस यहाँ पर आर का मतलब रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, यहाँ पर सी का मतलब कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो 2.5 गुना होता है रेजिस्टेंस स्टार्ट स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग टार्क का। समझ में आया? इतना गुना होता है। अब दूसरी बात, कुल लोड टार्क। अगर कैपेसिटर की बात की जाए तो कुल लोड टार्क 3.5 to 4.5 गुना होता है रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में।
कंपैरिजन में, रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, समझ में आया, रेजिस्टेंस से कंपेयर करके। तो इतनी चीज़ों को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। कुल लोड टार्क, ये डाटा जो है आपको याद रखना ज़रूरी है। अब हमारे पास कोई मेजरमेंट तो है नहीं कि मैं आपको माप के दिखाऊं, लेकिन ये डाटा बेस चीज़ें हैं, इसे याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात क्या है, अगर दिशा चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करना है तो क्या करेंगे, मेन या स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरे को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन, घूमने का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इतना अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे मिलेगा, अभिलक्षण, स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक, ये हमारा स्पीड हो गया, हमारा क्या हो गया, टार्क हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला तो पहले वाला था, आपको पता ही है, पहले वाला तो ये कुछ इस तरीके का था। तो अब यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे 70, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कैरेक्टरिस्टिक आके पहले वाले में मिल गया। ये जो कैरेक्टरिस्टिक था हमारा, ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक था, ये मेन एंड स्टार्टिंग दोनों के साथ था, दोनों के साथ। मतलब क्या है, जब मोटर में मेन और स्टार्टिंग दोनों लगी रहेंगी, मोटर में मेन और स्टार्टिंग जो है दोनों लगी रहेंगी, तो उस कंडीशन में हमें ये वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, मिलेगा। कौन सा मिलेगा, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक। कौन सा, ये वाला है, देख रहे हैं, ये वाला, समझ में आया। लेकिन अगर मोटर में केवल मेन, ये केवल किसके लिए है, ये वाला मेन के लिए है, किसके लिए है, मेन बाइंडिंग। जब केवल मेन बाइंडिंग हो तो हमें ये वाला कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऐसे नीचे कैसे आ गया, तो नीचे इसलिए आ गया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीचे जो है इसलिए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे इसलिए आ गया क्योंकि जैसे ही मोटर जो है 70 से 80% स्पीड पर जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा स्विच यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होगा, ऑपरेट होगा। सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट होगा, और ऑपरेट हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा कैपेसिटर भी हट जाएगा और स्टार्टिंग बाइंडिंग भी हट जाएगी। उस समय मोटर में कितनी बाइंडिंग होगी, केवल एक बाइंडिंग कार्य करेगी। तो इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से होकर के नीचे पे चला आया,
नीचे पे जा कर के केवल मेन बाइंडिंग पे ही क्या करेगा, रनिंग कंडीशन में मेन बाइंडिंग पे क्या करेगा, वर्क करेगा। समझ में आया? मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में 2 बाइंडिंग वर्क करती हैं। समझ में आया? और जब मोटर स्टार्ट हो जाती है 70 से 80% स्पीड पर जाती है तो उस कंडीशन में उसके बाद क्या हो जाता है कि जो हमारी मोटर होती है वो केवल एक बाइंडिंग पे वर्क करती है। वो कौन सी बाइंडिंग होती है? मेन बाइंडिंग। ठीक है, तो ये हमारा स्पीड टार्क करेक्टरिस्टिक। इसमें देखेंगे तो स्टार्टिंग टार्क हमें ज़्यादा मिल रहा है पहले की अपेक्षा। देखिए इधर कहीं मिल रहा था रेजिस्टेंस वाले में, इधर कहीं मिल रहा था, लेकिन इसमें स्टार्टिंग टार्क हमारा क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग टार्क जो है रेजिस्टेंस की अपेक्षा 1.5 गुना है, रेजिस्टेंस वाले की अपेक्षा शायद 2.5 गुना है। कितना है? 2.5 गुना है। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको क्या करना है, ये करेक्टरिस्टिक में आपको क्या करना है, बना लेना है ये फिगर। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है। अभी समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बाकी है, देख लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग को स्लॉट के बाहर की तरफ तथा रनिंग वाइंडिंग को स्लॉट के अंदर की तरफ रखा जाता है। देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग को स्लॉट के बाहर की तरफ और रनिंग वाइंडिंग को स्लॉट्स के अंदर की तरफ रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग जल्दी ख़राब होती है। समझ में आया? स्टार्टिंग वाइंडिंग जल्दी ख़राब होती है। क्यों? क्योंकि हाई रेजिस्टिव वाइंडिंग होती है, उसमें ज़्यादा हीट डेवलप होता है तो जल्दी ख़राब होने का चांस उसका ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए बाहर रहता है। तो बाहर निकालने में क्या होती है, सुविधा होती है। जब मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग करेंगे तो उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है ऊपर ही रखे जाते हैं। ठीक है, ताकि निकालने में सुविधा हो। सीलिंग फैन में स्टार्टिंग वाइंडिंग अंदर की तरफ तथा रनिंग वाइंडिंग बाहर की तरफ होती है। सीलिंग फैन में, समझ में आया? सीलिंग फैन में स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है अंदर की तरफ और क्या कहते हैं, रनिंग वाइंडिंग बाहर की तरफ होती है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। इसमें रनिंग बाइंडिंग भी ख़राब हो सकता है, स्टार्टिंग बाइंडिंग भी ख़राब हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों में क्या होता है, सेम टर्न होता है। लगभग दोनों में क्या होता है, सेम टर्न्स होते हैं। इसमें सीलिंग फैन में स्टार्टिंग वाइंडिंग अंदर की तरफ तथा रनिंग वाइंडिंग बाहर की तरफ होती है। इस 2 वाइंडिंग में लगभग समान टर्न होता है। सीलिंग फैन में स्टार्टर घूमता है, स्टेटर घूमता है। क्या घूमता है? स्टेटर घूमता है। और रोटर क्या रहता है, स्थिर रहता है। जो छत वाला पंखा है उसमें जो है हमेशा स्टेटर घूमता है। छत वाला पंखा स्टेटर घूमता है। क्यों घूमता है? आप देखिए, छत वाले पंखे की डंडी पकड़ लीजिए ऐसे, उसके बाद लटका दीजिए, ऐसे घुमाएंगे तो कौन घूमेगा? आप रोटर को तो पकड़े हैं, रोटर तो घूम नहीं रहा है, उसका स्टेटर क्या करता है, घूमता है। समझ में आया? अभी स्टेटर को पकड़ के रखा जाए तो रोटर घूमेगा, और रोटर को पकड़ के रखा जाए तो स्टेटर घूमेगा। तो हम तो रोटर को पकड़ के, रोटर को तो बांध के रखते हैं तो रोटर घूम नहीं पाता है, तो वो इसलिए स्टेटर ही क्या करता है, घूमता है। तो केवल स्टेटर, सीलिंग फैन में क्या घूमता है, स्टेटर घूमता है। सीलिंग फैन में स्टेटर घूमता है, रोटर क्या रहता है, स्थिर रहता है। समझ में आया? देखिए सीलिंग फैन में परमानेंट कैपेसिटर मोटर यूज होता है। सीलिंग फैन में परमानेंट कैपेसिटर मोटर यूज होता है। मतलब क्या है कि अभी जो हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर पढ़े हैं, अगर उसी में सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटा दें तो वो परमानेंट कैपेसिटर टाइप मोटर हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन सीलिंग फैन में जो कैपेसिटर यूज होता है वो दूसरा होता है, और जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में जो कैपेसिटर यूज होता है वो दूसरा होता है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, जिसके बारे में अगले लेक्चर में आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, तो सीलिंग फैन में परमानेंट कैपेसिटर मोटर क्या होता है, यूज होता है। इसी को कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि परमानेंटली जुड़ा होता है तो स्टार्टिंग का भी काम करता है, रनिंग का भी काम करता है। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। लेकिन इसे जाना किस नाम से जाता है, परमानेंट कैपेसिटर टाइप इंडक्शन मोटर के नाम से जाना जाता है। तो सीलिंग फैन में जो है परमानेंट कैपेसिटर टाइप इंडक्शन मोटर क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।